आसाम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मेरे परम मित्र श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, श्रीमान प्रधान बरुआ जी, श्री प्रमोद बोरा जी, श्री भुवन गाम जी, श्री हेमचंद्र डोले जी, शशिधर डोले जी, डॉक्टर हेमा प्रभा बोरथोकुर जी, श्री रूपम गोस्वामी जी, श्री मनोज बोरा जी, श्री फणीधर ताहू जी, श्री पुतुल महंत जी, श्री मुघांग बर्मन जी, श्री दिलीप सैकिया जी, श्री पद्मा पेगू जी, श्री पद्मेश्वर डोले जी, श्री आनंद देवरी जी, श्री बोगाराम नाथ जी, श्री चंद्रबदन दास जी, श्री अश्विनी जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छोटा सा मजूली पानी के बीच बसा मजूली, लेकिन क्या ताकत दिखाई आप लोगों ने। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह ही उत्साह, लोग ही लोग। मैं आप सबका सर झुका करके आदर करता हूं, आपका नमन करता हूं। मोर मोरो मोर असोम वासी राइज जोई जोईते मोई होको लुके रंगली बिहुर सुभेसा जोनेसो। बोहग बिहुर परिवर्तन आने मन रंगाली कोरी तुले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबसे एक हीरा उठा करके ले गया था। जिस हीरे पर आपका हक था, आसाम का हक था, मैं इस हीरे को यहां से उठा के ले गया था। और आपने जो हीरा मुझे दिया, वो हीरा मेरी पूरी सरकार को चमकाता था। वो हीरा नौजवानों की आशा बन गया। आज मैं आपके पास आया हूं, आपकी इस अमानत आपको लौटाने के लिए। मेरा तो नुकसान हुआ है। दिल्ली से मुझे मेरा एक होनहार मंत्री, उसको मुझे वापस भेजना पड़ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान है, मेरी सरकार का नुकसान है, हिंदुस्तान का नुकसान है, लेकिन आसाम का भला होने वाला है, इसलिए मैंने भेजा है। भाइयों बहनों, मैंने सोनोवाल जी को देखा है। ये सचमुच में
उनके नाम के अनुसार उनमें गुण है। वो स्वयं आनंद रहते हैं, सबको आनंद में रखते हैं। और आसाम का आनंद सर्वानंद। आसाम का आनंद, आसाम का आनंद, आसाम का आनंद, आसाम का आनंद। भाइयों बहनों, पूरे आसाम का आनंद यही है हमारा सर्वानंद। केंद्र में मंत्री के रूप में मैंने देखा, कभी उनके चेहरे पर टेंशन ही नजर नहीं आता है। कितना ही कठिन काम क्यों न हो, हंसते हुए प्यार से करते हैं। वरना उनकी उम्र ऐसी है कि थोड़ा तो चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे, लेकिन हमेशा हंसता हुआ चेहरा। और जिनकी हंसने की उम्र है, वो मुरझाए मुरझाए नजर आ रहे हैं। यहां के हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी हर दिन एक बयान देते हैं। वो कहते हैं, मेरी लड़ाई मोदी से है। मेरी लड़ाई मोदी से है। अरे गोगोई साहब, अब कुछ साल में आप 90 साल के हो जाएंगे। कुछ ही वर्षों में आप 90 बरस के हो जाएंगे। आप मेरे लिए बुजुर्ग हैं। हमारे तो संस्कार हैं बुजुर्गों को प्रणाम करना, बुजुर्गों को नमस्कार करना, बुजुर्गों से लड़ाई लड़ना, ये हमारे संस्कार नहीं है। इसलिए गोगोई साहब, मैं तो आसाम की धरती पर आपको प्रणाम करने आता हूं, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता। और हमारे देश की संस्कृति है, परंपरा है, हम छोटे बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, बुजुर्ग हम छोटों को आशीर्वाद देते हैं। गोगोई साहब, मुझे गोगोई से नहीं लड़ना, मुझे तो गरीबी से लड़ना है। मुझे गोगोई से नहीं लड़ना, मुझे तो बेरोजगारी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। भाइयों बहनों, हम सबने मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, भाई भतीजेवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमें तो आसाम की भलाई के लिए लड़ना है, किसी की बुराई के लिए लड़ने के लिए समय बर्बाद नहीं करना है। आप मुझे बताइए, साठ साल से यहां कांग्रेस सरकार चला रही है, राज्य चला रही कि नहीं चला रही? आप लोग भी कांग्रेस को सत्ता में बिठाते रहे कि नहीं बिठाते रहे? हम कभी सत्ता में बैठे थे यहां, कभी हमारी सरकार थी, हमारा कोई गुनाह है? कोई गुनाह है? मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? एक ब्रिज चाहिए ना, पुल चाहिए ना। 60 साल हो गए, क्यों उनको देने का मन नहीं कर गया क्या? मुझे बताइए, ये आपके साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है?
आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। ये अन्याय से मुझे आपको मुक्ति दिलानी है। भाई सर्बानंद को एक मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आसाम के लोग भाजपा की सरकार चुन करके देखें, 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा। अभी हमारे नितिन गडकरी जी आए थे। सरकार तो हमारी नहीं है, उसके बावजूद भी हमने यहां ब्रिज बनाने की दिशा में एक निर्धार करके कदम उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी समस्याओं का हमें पता है। भाइयों बहनों, हमने सुना है कि कांग्रेस में पैसे खाने की आदत है, कांग्रेस में कहीं से कुछ भी मार लेने की आदत है ना? जानते हैं ना आप? लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कांग्रेस की सरकारें इतने सुंदर आइलैंड को भी खा जाती है। 1200 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड खा जाते गए, खाते गए 400 स्क्वायर किलोमीटर पे आके खड़ा हो गया। 1/3 बचा है, 2/3 गायब हो गया। भाइयों बहनों, इसको बचाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। ये एशिया का स्वीट वाटर का एक सबसे बड़ा आइलैंड, पूरे भारत का हेरिटेज, पूरा हिंदुस्तान इसके लिए गर्व करे, पूरा हिंदुस्तान टूरिज्म के लिए यहां चल पड़े। ऐसी जगह उनकी गिनती में ही नहीं थी, उनको इसका महत्व ही नहीं लगा था। और मझोले के बिना आसाम की सांस्कृतिक विरासत का कभी अंदाज नहीं कर सकता। अगर यहां की सांस्कृतिक विरासत है तो ये उसकी उर्वरा भूमि है। भाइयों बहनों, पूरी वैष्णवाइट परंपरा को हिंदुस्तान में ताकत देने का काम इस छोटी सी जगह पर से हुआ है। ये आपकी ताकत पड़ी हुई है जी। और इसलिए इसका संरक्षण, संवर्धन, इसका विकास, इसको कनेक्टिविटी, ये समय की मांग है। और ये काम आप एक बार आसाम के लोग भाजपा की सरकार बना के देख लो। आप देखिए, हिंदुस्तान में जिन जिन राज्यों में तेज प्रगति हो रही है, ऐसे नाम राज्यों की सूची निकालिए। और जिन जिन राज्यों में प्रगति नहीं हो रही है, पहले से ही पिछड़ रहे हैं, उनकी सूची निकालिए तो आपको ध्यान में आएगा जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, उन सभी राज्यों ने प्रगति की है। और जहां तक पर अभी भी भाजपा को आने का अवसर नहीं मिला है, वहां कांग्रेस पार्टी का ऐसा कारोबार चला, हर साल वो नीचे ही गिरते गए हैं, नीचे ही गिरते गए हैं। कभी हम कर्नाटक में राज किया, कर्नाटक प्रगति पर है। गोवा में राज कर रहे हैं, गोवा छोटा सा है, प्रगति कर रहा है। महाराष्ट्र में पहले मौका मिला, फिर मौका मिला, महाराष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयां करके दिखाई, मध्य प्रदेश ने दिखाई, राजस्थान ने दिखाई, छत्तीसगढ़, झारखंड, आदिवासी इलाके, जनजातीय इलाके,
जहां कोई कभी प्रगति के लिए सोच नहीं सकता था, आज वह हिंदुस्तान के सिरमौर बने हुए हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, इन सारे इलाकों में आपको प्रगति नजर आती है। वहां से खबरें आती हैं तो प्रगति की खबरें आती है। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि यहां प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है। देश को ताकत देने वाली सारी प्राकृतिक संपदा यहां भरी पड़ी है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि यहां बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, कौन जिम्मेवार इसके लिए? ये बर्बादी कौन लाया? ये बर्बादी कौन लाया? ये बर्बादी कौन लाया? ये बर्बादी कौन लाया? आपके ये हालत किसने बनाए? ये बेरोजगारी किसकी देन है? भाइयों बहनों, कब तक आसाम कांग्रेस को झेलता रहेगा? 15 साल इन्हीं की सरकार रही, 10 साल यहीं से प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी आपका भला हुआ क्या? हुआ क्या? और ये देखिए हमारे गोगाई साहब, चुनाव आसाम का है, 15 साल उन्होंने राज किया, 10 साल आसाम से प्रधानमंत्री आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आसाम से चुन करके आते थे। अपने काम का तो हिसाब नहीं दे रहे हैं और दिन रात कहते हैं मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। अरे ये तो समय है, अपना तो हिसाब दो जरा। जरा आसाम की जनता को बताओ तो सही, ये सब हुआ क्या? ये सब कहां गया? भाइयों बहनों, दिल्ली से जो धन आता है ना, उसको भी खर्च करने की इनकी ताकत नहीं है। बताइए क्या होगा आसाम का? अगर गांवों में बिजली पहुंचानी है, नहीं पहुंचा पा रहे। आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति जो बिजली की उपयोग हो रहा है, उसका जो एवरेज है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें गरीब राज्य भी आ जाते हैं। प्रति व्यक्ति जो बिजली का उपयोग हमारे देशवासी करते हैं, आसाम का आंकड़ा देश की एवरेज से आधे से भी कम है। बताइए, ये गरीबी का कारण नहीं है तो और क्या कारण है जी? बिजली आपने मुहैया नहीं कराई। इतना बड़ा प्रदेश, 40% लोगों के घरों में भी बिजली का तार नहीं है। भाइयों, 40% लोग अंधेरे में जी रहे हैं। 18वीं शताब्दी जब बिजली नहीं थी, जैसा गुजारा करना पड़ता था, 21वीं सदी में आसाम के 60% लोगों को अंधेरे में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। भाइयों बहनों, 60 साल जिन्होंने सरकार चलाई और आपकी 60% जनता आज भी अंधेरे में डूबी हुई हो, ऐसी सरकार को फिर से लाना चाहिए, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, शिक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। असम का भाग्य बदलने के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना जरूरी है। असम के नौजवानों को रोजगार चाहिए। ये मेरे मजूली के भाई कहां जाएंगे, मुझे बताइए, रोजगार के लिए कहां जाएंगे? और इसलिए मेरा एक ही मंत्र है, हमें सब समस्याओं से अगर मुक्ति चाहिए, सब तकलीफों से रास्ता खोजना है,
तो उसकी एक ही जड़ी बूटी है। सारी समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी है और उस जड़ी बूटी का नाम है विकास, विकास, विकास। रोड बनने चाहिए, ब्रिज बनने चाहिए, कारखाने खुलने चाहिए, खेतों में पैदावार बढ़नी चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए। ये काम करने चाहिए भाइयों बहनों। लेकिन इनके पास दिन रात मोदी 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 करते रहना, काम कुछ करना नहीं, ऐसे लोगों से देश नहीं चल सकता भाइयों। और इसलिए मैं आज आसाम के पास आया हूं। आसाम को बदला जा सकता है। आसाम हिंदुस्तान में गांव के विकास के लिए एक मॉडल स्टेट बन सकता है। 80% से ज्यादा लोग यहां गांवों में रहते हैं। गांव कैसा हो, गांव में रोजगार कैसे मिले, गांव में शिक्षा कैसी हो, गांव में डॉक्टर की सुविधा कैसी हो, दवाई की व्यवस्था क्या हो, गांव के अंदर भाईचारा कैसा हो, गांव की जिंदगी कितनी सुनहरी हो, इसका अगर पूरे देश को उत्तम से उत्तम मॉडल बनाने के लिए कोई अवसर है तो मेरा आसाम है भाइयों, मेरा आसाम है। और इसलिए हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाई है भारत सरकार ने, और वो योजना ये है कि गांवों का एक क्लस्टर बनाना, 8-10 गांवों का, और उन गांवों में हमारा एक रर्बन मिशन है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। मेरा मंत्र है उन गांवों में सुविधा शहर की और आत्मा गांव की। ऐसा मॉडल जहां आत्मा गांव की हो, अपनेपन की हो, भाईचारे की हो, और सुविधाएं जो शहर में होता है वो सब कुछ गांव में होना चाहिए। ये मॉडल लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, सब हो सकता है अगर हम संकल्प लेकर के चले, ये चीजें हो सकती है। हमारे देश का किसान अगर ज्यादा बारिश आ जाए तो भी परेशान, कम बारिश आ जाए तो भी परेशान, ज्यादा पैदावार हो जाए तो भी परेशान, कम पैदावार हो जाए तो भी परेशान। भाइयों बहनों, ये स्थिति को बदलने का हमने फैसला किया। कभी बाढ़ आ जाए, जमीन कटती चली जाए, किसान की फसल बर्बाद हो जाए, भारत सरकार देखने को तैयार नहीं थी। हमने सारे नियम बदल दिए। अगर प्राकृतिक आपदा होती है तो पहले के सारे नियम बदल दिए। पहले तो अगर 50% नुकसान होता था पूरे इलाके में, तब जाकर के किसान को मुआवजा देते थे। हमने कहा सारे इलाके का नहीं, छोटे से इलाके का भी होगा, और 1/3 होगा तो भी सरकार मुआवजा देगी, किसान को परेशान नहीं होने देंगे। ये काम हमने किया है। हमारे देश में फसल बीमा योजना पहले चलती थी। वो क्या थी? वो किसानों के लिए नहीं थी। वो योजना जो बैंक पैसे देती थी, उन पैसों की सुरक्षा के लिए थी। बैंक अगर किसान को लोन देती थी तो वो लोन अगर डूब न जाए, इसलिए इंश्योरेंस से वो पैसा बैंकों को जाता था, कभी किसान की जेब में नहीं जाता था। प्रीमियम किसान भरता था, लेकिन पैसे बैंकों को लौटाए जाते थे।
किसान को तो भूखा मरना पड़ता था। भाइयों बहनों, अभी हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं। पहले प्रीमियम 6%, 8% भरना पड़ता था। अब हमने तय कर लिया रबी और खरीफ के लिए 2% और 1.5% से ज्यादा कभी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। बाकी प्रीमियम देना पड़ेगा तो दिल्ली सरकार के खजाने से दिया जाएगा, किसान की जेब से नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, एक खेत में अगर मानो पानी का भराव हो गया और फसल पानी में डूब गई और कुछ पैदावार नहीं होगा, ये तय होगा, ऐसे किसान को भी बीमा का पैसा मिलेगा। यहां तक हमने निर्णय किया। इतना ही नहीं, अगर किसान ने फसल तैयार हो गई, कटाई हो गई और खलिहान में, खेत में उसकी फसल का ढेर पड़ा है, वो उठाने वाला है, 1-2 दिन में ले जाने वाला है बाजार में, और अचानक आंधी आ गई, बारिश आ गई, ओले गिर गए, अगर वो फसल बर्बाद हो गई तो बीमा वाले कहते थे, भाई हमने तो फसल का बीमा दिया था, फसल का तो समय पूरा हो गया, तुमने तो काट करके वहां रखा था, अब तुम्हें बीमा नहीं मिल सकता है। हमने प्रधानमंत्री ऐसी फसल बीमा योजना लाए हैं कि कटाई के बाद 14 दिन तक, 2 सप्ताह तक अगर खेत में आपकी फसल पड़ी है और अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई, बारिश आ गई, आंधी आ गई, ओले गिर गए, और अगर वो फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा का पैसा दिया जाएगा। कोई सोच नहीं सकता कि हिंदुस्तान के किसानों के लिए इतना बड़ा तोहफा कोई दे सकता है। इन दिनों आपने बजट देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान के हर कोई कह रहा है कि देश में 40-50 साल के बाद पहली बार गांव के लिए बजट आया, किसान के लिए बजट आया, नौजवान के लिए बजट आया। ये पहली बार हुआ, ऐसा देश के विद्वान लोग कह रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आसाम की जिंदगी बदलने के लिए ये चुनाव एक अवसर है। मुझे विश्वास है कि अब ये छोटे से स्थान से आसाम को एक होनहार मुख्यमंत्री मिलने वाला है। एक होनहार मुख्यमंत्री, और होनहार मुख्यमंत्री के साथ एक होनहार सरकार मिलने वाली है, जो आसाम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। भाइयों बहनों, 2 दिन है आपके मतदान, एक 4 तारीख को है, 11 तारीख को है। आपको बटन दबा करके आपके भाग्य को बदलना है। आपको बटन दबा करके विकास के नए युग का उद्घाटन करना है, और इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में मतदान होना चाहिए। कमल के निशान पर मतदान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी दल जहां लड़े हैं, उनके निशान पर मतदान होना चाहिए, और पूरे आसाम में एक मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। और 60 साल के कांग्रेस के जो पाप है, उनको ऐसी सजा करिए, ऐसी सजा करिए कि भविष्य में कोई भी आसाम के साथ खिलवाड़ न करे, आसाम के नौजवान के सपनों को चूर चूर न करे, आसाम के भविष्य को बर्बाद न करे। इसी एक अपेक्षा के साथ सभी उम्मीदवार आ जाए, इधर आगे सब पास में आ जाइए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।